जी। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन इसमें है ना कि एक थ्योरम में करते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग पर। और ये चैप्टर नंबर 5 की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दो थ्योरम है बेटा और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये पहली पहली थ्योरम है, आप लोग इसे देखें बुक के अंदर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा नंबर है या आप लोग खुद देख ले। पहली पहली थ्योरम है, ठीक है कि नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा टफ भी है। तो क्या बोला है कि अगर कोई एफ माना एफ जेड जेड समतल में किसी प्रदेश डी में एनालिटिक है, एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशियलिटी की कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तथा यह भी माना कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो रिप्रेजेंट करना है कि हर पॉइंट पर कन्फॉर्मल मैपिंग होगा। कन्फॉर्मल मैपिंग से मतलब क्या है कि जो एंगल इसमें होगा वही एंगल इसमें होगा और दोनों की अभिदिशाएं भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप चित्रों को थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि इन्हें बनाना भी थोड़ा बहुत टफ होता है चित्र को। तो पहले देखिएगा, मैंने इस तरीके से प्लेन दिखाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, प्लेन का नाम हो गया जेड प्लेन। ये इधर यू एक्सिस, वी एक्सिस, ओरिजिन, प्लेन का नाम हो गया बेटा डब्ल्यू प्लेन। दो वक्र हैं इसमें, इसमें एक वक्र है C1, इसमें दूसरा वक्र है C2। इन दोनों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण है Z0। सिमिलरली जो इनके प्रतिबिंबित वक्र बने, C1 का जो प्रतिबिंबित वक्र बना वो गामा 1 बना, और C2 का जो प्रतिबिंबित वक्र बना वो गामा 2 बना, और जो पॉइंट आया वो P डैश W0 आया, मतलब U0 प्लस आयोटा V0। ठीक है कि नहीं, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट मानो तो ये x0 प्लस में आयोटा y0। थोड़ा सा चित्र आप साथ साथ बनाए, बार बार प्रैक्टिस करें चित्र बनाने, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं फिगर। इनके बीच का C1 C2 के बीच का एंगल बेटा मैंने मान लिया, आप लोग जानते हो ये एंगल क्या है, अल्फा है। और इन दोनों के बीच में गामा 1 से गामा 2 के बीच का एंगल मैंने मान लिया बीटा है। आपको प्रूव करना है अल्फा बराबर बीटा। क्या प्रूव करना है अपन को, अल्फा बराबर बीटा। और जैसे ही अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा तो अपन प्रूव कर देंगे हाँ ये कन्फॉर्मल मैपिंग है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको एंगल का पता है, अल्फा जो एंगल है वो C1 C2 के बीच का एंगल कहते तो है, लेकिन होता किसके बीच में, इनके पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट के बीच में। तो आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची, थोड़ा ध्यान से ना, देखते देखते खींचना है ना। ये एक टेंजेंट खींच दी, सिमिलरली इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट खींच दी, इस तरीके से थोड़ा सा ये हो जाएगा भाई, ये टेंजेंट खींच दी। मान लीजिए ये जो टेंजेंट्स के मिड का एंगल होगा यही एंगल अल्फा होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आना चाहिए, ये एंगल भी क्या आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए। मैंने मान लिया जो C1 पर जो लाइन खींची इसके बीच का एंगल है ये अल्फा 1, और C2 पर जो लाइन खींची है इसके बीच का जो एंगल है ये एंगल अल्फा 2 है। और आपको पता है किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अल्फा 2 का जो मान होगा यहां पर अल्फा प्लस अल्फा 1, और यहां से आप बड़े प्यार से अल्फा का मान निकाल सकते हो, दैट मींस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। एक कहानी, सिमिलर काम इसमें कर रहे हैं। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची, इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट खींची, ये जो एंगल बना वो बीटा 1 मान लिया, और आगे बढ़ा दिया इसे यू एक्सिस को, इसके बीच का जो एंगल वो बीटा 2 मान लिया, और वही ये एंगल भी बीटा होना चाहिए क्योंकि ये दो बीटा एंगल होता है। तो बीटा 1 प्लस बीटा का मान किसके बराबर होगा, बीटा 2 के, और यहां से बीटा का मान बड़े प्यार से निकलेगा बीटा 2 माइनस बीटा 1। तो ये बात तो आप कह सकते हैं। चित्र को और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, मतलब जो है प्रॉपर्टी वो तो करनी पड़ेगी। मैंने C1 पे एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम दिया बेटा Z1, और इसी प्रकार मैंने C2 पर भी एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया Z2, और इस तरीके से लिया कि Z1 की जो Z0 से डिस्टेंस है वो भी R है,
और Z2 से Z1 की Z0 की डिस्टेंस है वो भी R है। तो मैंने मान लिया है, इधर लिख दो इस बात को, चलो नीचे ही चलने देते हैं ना, समझ जाएंगे। माना है कि Z1 और Z0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, वो मानिए मैंने R, और सिमिलरली Z2 से Z0 के बीच की डिस्टेंस भी क्या मानी है, R। और आपको पता है जब भी कोई मोड खुलता है तो Z1 माइनस Z0 R e की पावर आयोटा थीटा 1 गुणा हो जाएगा इससे, और जब इसमें खुलेगा मोड Z2 माइनस Z0 वो R e की पावर आयोटा थीटा 2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब देखो यहां पर एक अंतर होता है कि अगर थीटा को आप वेरी करा दोगे तो सर्कल बनता है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, एक सीधी दूरी है। और जब भी सीधी दूरी आती है तो आप समझ जाइए कि थीटा वेरी नहीं करेगा, एक सिंपल सी वैल्यू होगी। क्या होगी? एक सिंपल सी वैल्यू होगी। ये थीटा 1 आ गया और ये क्या आ गया, थीटा 2 आ गया। देखो अगर ये सर्कल होता तो थीटा 1 वेरी कर जाता, 0 से लेकर 2 पाई करते आए चैप्टर्स में अपन, ऐसे ये वेरी कर जाता। लेकिन ये दूरी है तो वेरी नहीं करेगा, कि सिंगल सा पॉइंट लिखा होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। अब थीटा 1 जो होता है बेटा, क्या होता है कि Z1 को Z0 से मिला दो आप। देखो Z1 को Z0 से मिलाना है और सीधे यहां ज्वाइन करना है। तो जवाब देखो, चित्र फिर से कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मैंने आपको बताया भाई थोड़ा मेहनत का चित्र है ये, ठीक है कि नहीं है। अभी मेरे पास मार्कर कलर नहीं है, बट अपन कर सकते हैं इसे, है ना, इसे। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा मेहनत से बनाना। Z1 को Z0 से मिला तो ऐसे खींचे, तो C1 को मैं इधर दे देता हूं, ये दिस इज द C1। तो इसको मिलाया Z1 से, फिर Z0 से, और फिर ऐसे। ये जो एंगल बनता है ये एंगल होता है थीटा 1। और सिमिलरली Z2 को Z0 से मिलाओ और ऐसे खींचो। Z2 को Z0 से मिलाया, थोड़ा ढंग से, है ना, तो बताया था ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। इधर मिटा देता हूं मैं, इधर से ना संभाल के खींचते ना थोड़ा। यस, तो इसको मिला देंगे, मैं इसे एक बार रुकिएगा। Z2 को मिलाया इधर Z0 से और लगातार बढ़ाता गया इधर, और ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज थीटा 2। Z2 Z0 ये मिल गया, ये थीटा 2 एंगल हो गया। तो ये अपन ने इस तरीके की प्रॉपर्टीज कर ली इसकी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी। C1 पर एक पॉइंट लिया Z1, C2 पर भी एक पॉइंट लिया Z2, Z1 को Z0 से मिलाते हुए एक लाइन खींची, एंगल बन गया थीटा 1, थीटा 1 दिखाया आपको। Z2 को Z0 से मिलाते हुए एक लाइन खींची, ये लाइन, ठीक है कि नहीं, ये लाइन खींची, तो ये लाइन होगी मेरे पास। इसको डार्क दिखा देता हूं मैं, थोड़ी सी डार्क लाइन खींच दी है, और ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा 2 बन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिमिलर प्रोसेस इसमें। अब देखो आपने क्या किया कि जैसे Z0 की इमेज बनी W1 W0, तो Z1 की इमेज कुछ ना कुछ गामा 1 पे होगी, कहीं ना कहीं होगी। तो मैंने मान ली ये डिस्टेंस हो गई W1। Z1 की इमेज क्या होगी बेटा, W1 होगी। यस, प्लस 1 सेकेंड। अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, W इज इक्वल टू एफ जेड है, ठीक है भाई। तो जब Z0 पुट करते हो तो W0 मिलता है, और जब Z1 पुट करते हो तो W1 मिलता है, और जब Z2 पुट करते हो तो मान लिया W2 मिलता है। बहुत सिंपल है। Z0 के लिए W0, Z1 के लिए W1, और Z2 के लिए W2। अच्छा, W1 और W0 के बीच की डिस्टेंस कुछ तो होगी, मैंने मान लिया R1। सेम नहीं होगी इस केस में, हो सकता है सेम हो, लेकिन जरूरी नहीं है सेम हो, अलग भी हो सकती है। क्योंकि ये Z1 इधर है, हो सकता है इसकी प्रतिबिंब यहां मिले तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, या फिर हो सकता है यहां मिले तो और छोटी हो जाएगी। तो मैंने मान लिया R1 होगी। ऐसे ही W2 और W0 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, मान ली R2 होगी। ये R1 मानी और ये क्या मान ली, R2 मान ली। आपको पता है जब ये खुलता है W1 माइनस W0 होगा तो R1 e की पावर आयोटा किसी से गुणा होगा, मैंने मान लिया phi 1 से गुणा हो गया। ऐसे ही W2 माइनस W0 होता है R2 e की पावर आयोटा phi 2 से गुणा हो जाता है। ये phi 1 और ये phi 2, और phi 1 क्या होता है, फिर से वही कहानी कि W0 को W1 को W0 से मिलाओ और इस तरीके से मिला दो, ये एंगल क्या हो जाएगा, phi 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली W2 को W0 से मिलाओ और इसे आगे बढ़ा दो, तो ये जो एंगल बनेगा यहां से
ये एंगल हो जाएगा फाई 2, ये हो जाएगा फाई 1, ये हो जाएगा फाई 2, ये बीटा 2 है, ये एंगल क्या है बीटा 2। अच्छा, तो ये तो हो गया, बस लास्ट पड़ाव और बच रहा है इस क्वेश्चन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही समझने लायक है। अब देखो, अगर Z1 पॉइंट में काम कर रहा हूं, Z1 पॉइंट को मूव करा रहा हूं Z0 की ओर, तो देखो जब यहां पर है ये इतनी दूर है तो इस तरीके से आ रहा है, और पास आ जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा। तो देखो और पास आ गया, ये Z1 अगर यहां आ गया तो इस तरीके से लाइन खींचेगी, तो θ1 ये एंगल होगा। और जब और पास आएगा तो इस तरीके से लगभग इसके पास आएगा, θ1 ये एंगल होगा। और लगभग Z1 Z0 के बराबर आ जाएगा तो स्पर्श रेखा के बराबर हो जाएगा, θ1 α1 सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले ये है और ऐसे पास आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और θ1 किसकी ओर चला जाएगा, α1 की ओर। तो मैं कह सकता हूं यहां से θ1 मूव कर जाएगा α1 की ओर। यार ये चीज समझने की है कि देखो इस टाइम ये है चित्र, अब थोड़ा सा Z1 पास आया तो ये ऐसे घूमेगा, और घूमते घूमते इसकी डिग्री क्या हो जाए α1, तो ऐसे है, ये थोड़ा घूमेगा, ये अब ऐसे आ रहा है, अब भी थोड़ा पास आ गया तो आप ऐसे खींचोगे इसे, तो ये θ1 हो जाएगा। और जब और अंदर ले आओगे तो θ1 किसके बराबर है, α1 के बराबर। सिमिलरली अब ये ऐसा चित्र है, और जब इसे पास लाओगे तो देखो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, और पास आएगा घूमेगा, और θ2 किसकी हो जाएगा, α2 की ओर। क्योंकि जैसे Z2 यहाँ आएगा तो वैसे चित्र बनेगा यहाँ पर, और पास आएगा तो वैसे बनेगा, तो θ2 किसकी ओर बढ़ने लग जाएगा, α2 की ओर। θ2 टेंड्स करने लग जाएगा α2 की ओर। सिमिलर अप्रोच में यहाँ पर φ2 φ1 टेंड्स करने लग जाएगा β1 की ओर, और यहाँ पर φ2 टेंड्स करने लग जाएगा β2 की ओर। ये β1 की ओर β2 की, बहुत सिंपल सी अप्रोच होती है ये। ऐसे करके देखिएगा, ऐसे मुड़ जाता है ये, तो φ1 β1 की ओर, और ये φ2 किसकी ओर आ जाता है, β2 की ओर। तो मेहनत करें चित्रों पर, बार बार प्रैक्टिस करें, इतनी सी वीडियो को बार बार बना के देखें, ठीक है कि नहीं, उसी से उद्धार होगा बेटा। नहीं तो इस क्वेश्चन का, इस थ्योरम का कोई भी उपचार नहीं है, आती है एग्जाम में, इंपोर्टेंट और है। तो आप लोग उतारें इसे, मैं एक बार मिटाता हूं ऊपर का, ये देखें आप लोग। ये स्पीच बेटा देखिएगा, इसमें आगे नेक्स्ट है ना, तो ये मेरे पास आ गया ये Z2 Z0, और इस तरीके से चित्र बन गया मेरे पास। अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूं f' Z0 का मान। लिमिट का फंडा, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है, विश्लेषिक है, मैं लिखूंगा अवकलनीयता की परिभाषा से, अवकलनीयता की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। क्या होता है, लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू Z0 fz माइनस fz0, और दिस इज z माइनस Z0। इसमें क्या होता था, जब z मूव करता है Z0 की ओर, तब है ये डेफिनेशन। अब मैं z को मूव ना करा करके किसको मूव करा लेता हूं, Z1 को। तो मैंने यहां पर बेटा z की जगह ले लिया Z1, सिमिलरली Z1 और सिमिलरली Z1। समझो इस बात को, वहां मूव होता था Z, लेकिन मैं Z मूव नहीं करा रहा यहां पर। यहां कौन मूव करा रहा हूं, मैं Z1 को। तो Z1 मूव करा दिया मैंने Z0 की ओर। अगले स्टेप में डेट इंप्लाइज f' Z0 लिमिट ऑफ Z1 टेंडिंग टू Z0, और fz1 माइनस fz0। क्या fz1 की जगह मैं w1 लिख दूं, लिख सकते हैं बड़े प्यार से, और Z0 की जगह W0 लिख सकते हैं इसे ऐसे, अपॉन क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z0। ठीक है कि नहीं है, तो fz1 की जगह W1 और fz0 की जगह W0। इसे आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट्स ऑफ Z1 टेंडिंग टू Z0, और W1 माइनस W0 की वैल्यू बेटा इधर है R1, सॉरी R1 e की पावर आयोटा φ1 अपॉन में, इधर जो वैल्यू है Z1 माइनस Z0, तो Z1 माइनस Z0 की R e की पावर आयोटा θ1। अब चूंकि आंसर ये θ1 और φ1 में आ गया है बेटा, तो मैं एक काम करता हूं, इसे मिटा देता हूं यहां पर, ठीक है कि नहीं है, और यहां पर लिमिट लगा देता हूं मैं φ1 की और θ1 की, क्योंकि वहां पर Z तो हट गया है। φ1 की लिमिट क्या होगी, यहां पर आप देखिएगा,
जब आप फाई वन की लिमिट निकालोगे, फाई वन किसकी ओर बढ़ रहा है, बीटा वन की ओर बढ़ रहा है, और थीटा वन किसकी ओर बढ़ रहा है, अल्फा वन की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये कैलकुलेशन कर ली। आगे और देखिएगा, डेट इंप्लाई लगाकर आप बराबर में उतारते रहे, इसके बाद जस्ट बाद वाला स्टेप। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां ये बात सीखने की है कि एफ डैश जेड जीरो क्या सीन है, एफ डैश जेड जीरो का क्या सीन है। होता क्या है, जैसे मैं अब एलएचएस को मिटा लेता हूं, मेरा काम खत्म हो गया इससे, है ना, मैं मिटा लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ रही है बोर्ड वर्क की। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एफ डैश जेड जीरो है ना। अच्छा आपके पास जैसे मान लो कि एफ जेड का मान है बेटा जेड स्क्वायर, आपने इसका अवकलन कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। अब z की जगह पॉइंट पुट करना है जेड जीरो, तो जेड जीरो का मान जैसे मान लीजिए 1 प्लस आयोटा है, तो आपने एफ डैश जेड की जगह पुट कर दिया 1 प्लस आयोटा, इसका मतलब 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो फाइनल रिजल्ट इज 2 इंटू 2 आयोटा। तो है तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बोलो है कि नहीं, है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। और प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है आर ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में, आयलर फॉर्म। बोलो सही बात है कि नहीं, सही बात है। अब चूंकि आर और थीटा यूज कर रखे हैं मैंने, तो आर थीटा ना लेकर के मैं एक स्टैंडर्ड सिंबल लेता हूं लैम्बडा, और मान लीजिए कुछ और ले लो, लैम्बडा ले लो और साई ले लो, लैम्बडा साई ले लेते हैं। तो मैंने इसको मान लिया यहां से लैम्बडा ई की पावर आयोटा साई, आयलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता और इसको आयलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया लैम्बडा ई की पावर आयोटा साई। यहां से देखो R1 और R2 एक तरीके के कांस्टेंट की तरह बिहेव किया, या फिर इन पर लिमिट लगेगी वो बाहर आ जाएगी, तो मैं छोड़ देता हूं इसे। R1 और R ले ली, एक तरीके से मैंने फिक्स क्वांटिटीज मान ली है यहाँ पर, या फिर इन्हें भी मूव कराओगे तो इन पर भी लिमिट लग जाएगी, वो कोई इश्यू नहीं है, ये कांस्टेंट जो लैम्बडा के बराबर हो जाएगी वो ही संभाल लेगा लैम्बडा इन्हें। इधर आएंगे लिमिट्स ऑफ फाई वन टेंडिंग टू बीटा वन एंड थीटा वन टेंडिंग टू अल्फा वन। इसका मतलब ई की पावर आयोटा, अगले स्टेप में इसे फाई वन, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं, ई की पावर आयोटा फाई वन माइनस थीटा वन, तो ये मेरे पास स्टेप आ गया, लैम्बडा ई की पावर आयोटा साई इज इक्वल टू R1 बाई आर इंटू, अब मैं थीटा फाई वन की जगह तो बीटा वन ले लेता हूं, ई की पावर आयोटा बीटा वन माइनस में अल्फा वन, थीटा वन की जगह क्या लिखता हूं, अल्फा वन, लिमिट लगा दी, रख दिया, और अब तुलना कर दी। पता है ये जो क्वांटिटी होगी लिमिट लगने के बाद, जो भी क्वांटिटी होगी वो किसके बराबर होगी, लैम्बडा के बराबर होगी, लैम्बडा इज इक्वल टू R1 बाई आर। और तो यहां से जब पावर पावर की तुलना करूंगा तो साई किसके बराबर आ जाएगा, बीटा वन माइनस अल्फा वन के बराबर आ जाएगा। तो ये अपन ने अप्रोच कर दी कि जो साई का मान आ गया वो बीटा वन माइनस अल्फा वन के लिए आ गया। इज दैट क्लियर, बहुत सही बात है ये। अच्छा और बीटा वन माइनस बीटा वन, अच्छा ये मेरे पास साई की वैल्यू आ गई। सिमिलर कंसेप्ट में इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी प्रकार Z1 को पूरे चित्र को कैलकुलेशन में मैं Z1 को मूव ना करा करके या Z2 को मूव कराता, Z2 माइनस Z0, Z2 माइनस Z0, तो W2 माइनस W0, या Z2 माइनस Z0, Z2 माइनस Z0, तो Z2 माइनस Z0 की वैल्यू ये रखता आर की पावर आयोटा थीटा 2, और इस तरीके से पूरा प्रोसेस करता। तो सिमिलरली इसी प्रकार आप कर भी सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप सीधा भी लिख लो, नहीं तो आप कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। जहां Z1 है उसकी जगह ओनली Z2 ले लेना, जहां Z1 है उसकी जगह क्या लेना, Z2, और जब सिमिलर अप्रोच लगाओगे तो यहां से साई का मान फिर से निकलेगा
बीटा 2 माइनस अल्फा 2, ठीक है कि नहीं है। और जब इसे आप नंबर दोगे अपनी तरफ से 1 नंबर, और इसे जब नंबर दोगे 2 नंबर, और 1 व 2 से क्या लिख दोगे, 1 व 2 से कि बीटा 1 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस अल्फा 2। इसका मतलब अल्फा 2 को इधर ले आओ, बीटा को उधर, बीटा 1 को इधर, तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मान अल्फा के बराबर है, और बीटा 2 माइनस बीटा 1 का मान बीटा के बराबर है, और अल्फा बराबर बीटा हो गया। और जैसे ही अल्फा बराबर बीटा हो गया तो अपन बोलेंगे यस दिस इज द कन्फॉर्मल मैपिंग, ये क्या है, कोई कन्फॉर्मल मैपिंग है। और इस तरीके से थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। करें, बार बार करें इस थ्योरम को, प्रैक्टिस में लेके आए, ठीक है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में आती है।